हेरिडिटी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर। न्यू बुक के हिसाब से 129 है, ओल्ड बुक के हिसाब से देखो ये वाला पेज 143। ओके, so according to old book page number 143, according to new book page number 129, there are two blue questions. पहला blue question डिस्कस कर रहे हैं। अक्षांश रीड करना, क्या है पहला blue question? Okay, Nilima, what is the other name of trait? Characteristic और trait both are the same thing. तो ये कह रहे हैं trait A, कोई trait A है जैसे height, जैसे कि skin color, कोई सा भी trait है, वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, और एक trait B है जो कि कितने परसेंट पॉपुलेशन में पाया जा रहा है? 60% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है। तो कौन सा trait पहले से चला आ रहा होगा? ट्रेट बी पहले से चला आ रहा होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो ये बताओ, ट्रेट ए और ट्रेट बी का मतलब समझ आ रहा है? ट्रेट ए 10% पॉपुलेशन के अंदर है, ट्रेट बी 60% पॉपुलेशन के अंदर है, राइट? ट्रेट ए का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हाइट, जैसे कि कलर, जैसे कि शेप, कोई भी। ओके, ट्रेट बी का मतलब है कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाइट, जैसे कि शेप, जैसे कि कलर, कुछ भी। ट्रेट ए कितनी परसेंट पॉपुलेशन में अवेलेबल है? और ट्रेट बी 60%, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूछना है कौन सा ट्रेट पहले से होगा? तो ट्रेट बी पहले से होगा, क्योंकि वो ज्यादा परसेंटेज में है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो आगे के नए यंग वंस बनते हैं उनमें वेरिएशंस बहुत कम आते हैं। एसेक्सुअल में वेरिएशंस बहुत, एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में वेरिएशंस क्या आते हैं? कम आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अमीबा का एग्जांपल पढ़ रखा है। अमीबा जब डिवाइड होना होता है तो ये अपने आप को स्ट्रेच करता है, मतलब ये इसकी बॉडी स्ट्रेच होती है और फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक अमीबा से कितने अमीबी बनते हैं? एक अमीबा से कितनी अमीबी बनते हैं? 2 अमीबी बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते थे इसको, प्रोसेस को? बाइनरी। क्या कहलाता है तो ये प्रोसेस? बाइनरी। अमीबा का एक अमीबा से 2 अमीबी में टूट जाना इज नोन एज बाइनरी। ओके, तो ये वाला जो अमीबा है और ये वाला जो अमीबा है, इसकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इससे मैच ही कर रही होंगी, है ना? वेरिएशंस बिल्कुल ना के बराबर आई होंगी। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वहीं अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल, तो वहां पर बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि कोई सी भी जीन्स आगे जा सकती है, कोई सा भी जीन का अलील आगे जा सकता है, और फिर वो कंबाइन भी होता है, कुछ मेल का और कुछ फीमेल का। तो उस केस में वेरिएशन ज्यादा आती हैं, एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम आती हैं। तो जो ट्रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये पहले से चलता आ रहा है, इसलिए ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो ट्रेट बी इज मोर लाइकली टू बी अराइजन बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ट्रेट चलता आ रहा है वही लगातार चलता जाता है, बहुत कम वेरिएशंस आती है। बताइए किसी से क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the creation of variations in a species promote survival? This is the important question. This is the same question which we have already done in reproduction chapter also. बेटा बाहर की तरफ ही बैठो, do not disturb anyone. How does the creation of variations in a species promote survival? वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे ही वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन से सर्वाइवल में कैसे फायदा मिलता है, सर्वाइवल एडवांटेज कैसे मिलता है। तो वेरिएशंस की हेल्प से सर्वाइवल एडवांटेज कैसे मिलता है, इसको समझ लेते हैं। ये हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी पढ़ा था, ये वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो जब कभी भी रिप्रोडक्शन के टाइम पर डीएनए कॉपी होता है, कौन सा स्टेप होता है सबसे पहले? डीएनए कॉपी। तो डीएनए कॉपिंग जो होता है वो होता है हमारी बॉडी में कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? बायोकेमिकल। एंड दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिलायबल। रिलायबल नहीं होती, रिलायबल का मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होती। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी।
नॉट रिलायबल का क्या मतलब होता है? दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी होने का मतलब, ट्रस्टवर्दी ना होने का मतलब है कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते, वो हर बार कुछ ना कुछ उसमें क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, एरर्स कर देते हैं। ठीक है, ट्रस्टवर्दी नहीं है इसका मतलब दे डू नॉट मेक एग्जैक्ट कॉपी, हर बार कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एरर्स। क्या कर देंगे हर बार? एरर्स। एरर्स की वजह से आएंगी वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, एरर्स की वजह से क्या आएंगी, वेरिएशन। और इन वेरिएशन से हमें कई बार ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइवल एडवांटेज देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है हमें? सर्वाइवल एडवांटेज। क्या देखने को मिलता है? कैसे? एक बात समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बस हल्का सा ही बता देता हूँ कि एरर्स का क्या मतलब है यहाँ पर। मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, उस पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से 10 नंबर्स वहां पर लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि इसको फोटो स्टेट कर दो पेपर को। अब जो फोटो स्टेट वाली मशीन है वो फोटो स्टेट तो कर देगी, नंबर्स एज इट इज प्रिंट कर देगी, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज कर देती है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। अगर उसने ऐसा भी कर दिया, सिर्फ एक नंबर चेंज किया, तो क्या ये नंबर और ये नंबर पूरा एग्जैक्ट सेम है? वो बिल्कुल अलग नंबर है और ये बिल्कुल अलग नंबर है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो अब ये बिल्कुल अलग नंबर बन गया। ऐसे वो कितने सारे एरर्स कर सकते हैं? बहुत सारे एरर्स कर सकती है। ठीक है, नंबर्स तो सेम है, हर बार ओवरऑल नंबर्स क्या है, सेम, वही डिजिट्स यूज हो रही हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उनका क्या हो रहा है, सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? सीक्वेंस। तो ऐसा ही कुछ होता है डीएनए कॉपिंग के टाइम पर। डीएनए में भी तो जीन्स की क्या बनी हुई है, सीक्वेंस बनी हुई है। तो उस सीक्वेंस को कॉपी करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारी रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन वो रिलायबल नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिसकी वजह से वो सीक्वेंस को थोड़ा बहुत क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बना पाती, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत क्या आती है, और उन एरर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, और वेरिएशंस की वजह से हमें सर्वाइवल एडवांटेज कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक किस किस को क्लियर है, ये चीज़ समझ आ रही? अब वेरिएशंस की वजह से हमें सर्वाइवल एडवांटेज का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि एक बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज की पूरी स्पीशीज एक छोटे से पोंड में सर्वाइव कर रही हैं, छोटे से तालाब में सर्वाइव कर रही हैं। वहाँ पर क्या होता है, गर्मी बढ़ने की वजह से वो बैक्टीरियाज धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। उस एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस गर्म होने की वजह से वहाँ के बैक्टीरियाज धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि वो बैक्टीरियाज क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन भी कर रहे थे, नए बैक्टीरियाज भी बना रहे थे, तो उनकी बॉडी में किसी एक में ऐसा वेरिएशन आया कि नया जो बैक्टीरिया बना उसकी बॉडी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट हो गई। कैसी हो गई? हीट रेजिस्टेंट होने का मतलब है अब उसकी बॉडी ज़्यादा हीट झेल सकती है, ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है। क्लियर है? अगर वो ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है बच्चों, तो इसका मतलब है अब वो गर्मी में भी सर्वाइव कर जाएगा। वो वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो गर्मी में भी सर्वाइव कर रहा है तो अब जितने भी वो रिप्रोडक्शन करके आगे नए बैक्टीरियाज बनाएगा, उनकी बॉडी में भी हीट टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो भी हीट को टॉलरेट कर पाएंगे। तो नए नए बैक्टीरियाज ऐसे बनते चले जाएंगे जिनके ऊपर ज़्यादा हीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक किस को समझ आ रहा है? तो यहाँ पर उन्हें क्या मिला, एक एडवांटेज। क्या मिला है? सर्वाइवल एडवांटेज मिला। इस हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के आने की वजह से जो नए बैक्टीरियाज हैं वो मर नहीं रहे हैं, और इसका मतलब उन बैक्टीरियाज की स्पीशीज को सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया, अब वो सर्वाइव कर जाएंगे। क्या उस बैक्टीरिया को फायदा हुआ जिस बैक्टीरिया की बॉडी में चेंज आया था, डीएनए में चेंज आया था रिप्रोडक्शन के टाइम पर? उसे कोई फायदा नहीं हुआ। जिसकी बॉडी में डीएनए में चेंज आया था रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जिसने आगे पास ऑन किया, उसे कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो अब भी मर गया। ठीक है, बाकी बैक्टीरियाज भी मर रहे हैं, लेकिन जो नए बैक्टीरियाज अब पैदा होंगे रिप्रोडक्शन के बाद, वो बैक्टीरियाज सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होगी। तो जिसकी बॉडी में स्टार्टिंग में जिसके डीएनए में चेंज आया था उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, उस इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन को, एक बैक्टीरिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली जो उसकी पूरी की पूरी जनरेशन है उन्हें फायदा हो रहा है। समझ आ रही बात? वो पूरी की पूरी स्पीशीज उनकी सर्वाइव कर जाएगी। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर इंडिविजुअल, ये एक के लिए हेल्पफुल नहीं होती, ये आने वाली स्पीशीज के लिए, पूरी स्पीशीज के लिए हेल्पफुल होती है। बताओ किस किसको समझ आ रहा है? रिप्रोडक्शन चैप्टर में सेकंड पेज पर ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
कि वेरिएशंस हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के नाम से आपके पास एक हेडिंग है, उसमें सबसे नीचे देखो क्वेश्चन, गिव क्वेश्चन, यही लिखा हुआ है, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के लिए फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूरी स्पीशीज के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। और ये जो बैक्टीरिया वाला एग्जांपल मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, ये इसी पैराग्राफ में आपके पास गिवन है, इसको एक बार रीड कर लो। यहाँ पर नीश का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर जगह, नीश वर्ड आएगा यहाँ पर। नीश मीन्स कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर एरिया। एक बार इस आंसर को रीड कर लो, यही इस क्वेश्चन में है और यही उस क्वेश्चन में है जो भी हम पढ़ रहे थे। मार्केट मोस्ट वापस से उसी पेज पर आ रहे हैं। क्या वो क्वेश्चन और उसका आंसर क्लियर हो गया सभी को? ओके, सो 2 questions were there on that page, we have done. Next page, next page, next page, next page. According to my book, this is new book, page number 133, old book के हिसाब से 147. Okay, there are 4 questions. 4 questions में से काफी कुछ हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखते हैं जरा एक एक करके। How do Mendel's experiment show that traits may be dominant or recessive? मेंडल ने कैसे बताया कि ट्रेट्स जो हैं वो रिसेसिव भी हो सकते हैं और डोमिनेंट। तो वो टॉल और ड्वार्फ वाला पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है और उसके बेसिस पर थ्योरी लिखनी है कि दिस इज हाउ वी कैन से दैट डोमिनेंस, टॉलनेस इज डोमिनेंट बिकॉज इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, ठीक है, and dwarfness is recessive because dwarfness is visible in F2 generation only once because of the formation of small t, ठीक है। पूरा लिखना है, वो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करना है, उसके बाद थ्योरी में बताना है। याद है ना वो फ्लो चार्ट, टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल एंड इन सेकेंड जनरेशन 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 was short, right? So this shows that tallness is a dominant trait because in F1 generation all plants were tall, right? एंड वो फिर रिसेसिव वाला कब आया? जब उसके जैसा ही एक और पेयर उसके साथ आया, स्मॉल टी बना, राइट? तो उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? इसमें कौन सा क्रॉस शो करोगे? मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड? डाईहाइब्रिड क्रॉस शो करेंगे जिसमें राउंड एंड येलो भी था, राउंड एंड ग्रीन भी था, जिसमें रिंकल्ड एंड येलो भी था, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी था, जिसकी वजह से हमने बताया था कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। शेप वाला इनहेरिट अलग होगा, कलर वाला इनहेरिट अलग होगा, कोई सी भी शेप आ सकती है, कोई सा भी कलर आ सकता है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते। ये किस किस को क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने, तो उस टाइम तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो उस टाइम पर जीन्स वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। मेंडल ने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर। क्या वर्ड यूज़ किया था? उन्होंने कहा था कि पी प्लांट में कोई तो ऐसा फैक्टर है जो इन सब चीज़ों को डिसाइड कर रहा है कि जो नया प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा या शॉर्ट, जो नए सीड्स बनेंगे वो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे, जो उनका कलर होगा वो ग्रीन होगा या येलो होगा, कोई ऐसा फैक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था? फैक्टर। क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहे थे, वो तो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात कर रहे थे, जो उन्हें दिख रहा था, पेड़ों को उगाकर, पी प्लांट्स को उगाकर जो उन्हें विजिबल ट्रेट्स दिख रहे थे, उनको कंपेयर करके उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए थे, ठीक है। बाद में जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जब हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, इवोल्यूशन को पढ़ा गया, तब जाकर पता चला कि वो फैक्टर जो था वो था जीन। कौन था? जीन। ये किस किस को समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उत्कृष्ट रीड करना एक बार। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसने एक वुमेन से शादी की जिनका ब्लड ग्रुप है ओ, उनकी डॉटर का जो ब्लड ग्रुप आया वो कितना आया? क्या इतनी इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, ए या ओ? सही। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? इन दोनों की जो डॉटर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ठीक है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिसेसिव और कौन सा डोमिनेंट है? नहीं बता सकते। इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है ये बताने के लिए कि कौन सा रिसेसिव और कौन सा डोमिनेंट।
मैन के पास कौन कौन सा पेयर है, अगर मुझे वो पता चल जाए, और वुमेन के पास कौन कौन सा है, तब मुझे पता चल सकता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। लेकिन उन्होंने पेयर तो नहीं बताया कि जीन्स का पेयर क्या है, उन्होंने तो बस एक बता दिया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए और इसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ। अब इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई ए या फिर समझ आ रही है ना बात। तो ऐसे इनका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वहां पर हमें नहीं पता अभी पूरी इंफॉर्मेशन, तो दिस डाटा इज नॉट सफिशिएंट। तो इसका आंसर में क्या आएगा, दिस डाटा इज नॉट सफिशिएंट एज वी डोंट नो द genes pair of man and woman, possible genes pair of man and woman. Done? Okay. Next question. How is the sex of the child determined in human beings? सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वही जो हमने कल की क्लास में भी सीखा था, पूरा पैराग्राफ वही लिखना आपने। सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट बनाकर दिखाना है, उसके बाद वो सारी थ्योरी लिखनी है और बस स्टार डालकर ये लाइन लिख देनी है, दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब ओल्ड बुक के हिसाब से इवोल्यूशन वाला पार्ट होगा वो सारा कट है, तो सीधा बैक एक्सरसाइज पर आ जाओ। इवोल्यूशन का सारा पार्ट कट है, सीधा बैक एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, रीड करना पहला क्वेश्चन। एक तो टॉल पी प्लांट है और फ्लावर कौन से हैं उसमें, वायलेट। फिर शॉर्ट पी प्लांट है, मतलब ड्वार्फ प्लांट है, और उसमें कलर कैसा है फ्लावर का, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स, जो नए यंग वंस चाइल्ड बनेंगे उनकी बात हो रही है। But almost half of them were short. उनमें जो नए प्रोजेनी बने हैं इनको मिलाकर उसमें ऑल पोर वायलेट फ्लावर्स, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर शॉर्ट। वायलेट फ्लावर्स आए सब में, लेकिन हाफ ऑफ देम आर शॉर्ट। वायलेट तो सब में आए हैं, और शॉर्ट कितने बने हैं, हाफ। This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. अब पेरेंट का जो वो होगा जेनेटिक मेकअप, मतलब जो उनका जीनोटाइप होगा वो क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर टॉल और वायलेट है, ड्वार्फ और वाइट है, ठीक है, पहले तो इनका समझना कि इनका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। टॉल के लिए क्या आएगा, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी। वायलेट के लिए क्या आएगा, कैपिटल वी या फिर कैपिटल वी। ड्वार्फ रिसेसिव है, रिसेसिव के लिए क्या आएगा इसमें, वाइट रिसेसिव है। ये किस को समझ आता है, क्लियर है। तो अब उन्होंने कहा है कि जो नई जनरेशन बनी इन दोनों को मिलाकर उसमें सारे वायलेट हैं, सारे A to Z वायलेट हैं। विनायक इधर ध्यान दो बेटा, अगर सारे वायलेट हैं, सिर्फ इस पर फोकस करना अभी। अगर सारे वायलेट हैं तो यहाँ पर कैपिटल वी होगा या कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी होगा बच्चों, क्योंकि कैपिटल वी स्मॉल वी के साथ कंबाइन करेगा। देखो उसका तो स्मॉल वी ही रहना है, ठीक है। इसका कैपिटल वी भी हो सकता है, कैपिटल वी स्मॉल वी भी हो सकता है, हमें जज करना है कौन सा होगा। तो अगर मैं लूँ कैपिटल वी इसका वायलेट का, और वाइट का क्या है, स्मॉल वी, और फिर इनकी क्रॉसिंग कराता हूँ। देखिए तो ध्यान दो, क्या हुआ फिर मैं कैपिटल वी और स्मॉल वी की अगर मैं क्रॉसिंग कराता हूँ तो यहाँ से ये वाला कैपिटल वी भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, इधर से ये वाला स्मॉल वी आ सकता है, इधर से ये वाला स्मॉल वी आ सकता है। कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी, सब में कैपिटल आ रहा है, तो सारे कैसे बनेंगे, वायलेट। तो जो उसने कंडीशन लगाई थी कि ऑल आर वायलेट, तो वो कब बनेंगे, जब वायलेट का कौन सा कॉम्बिनेशन हो, कैपिटल वी। अगर मैं कैपिटल वी के साथ स्मॉल वी वाला ले लूं वायलेट के लिए, और वाइट के लिए स्मॉल वी ले लूं, और फिर इनके पेयर्स बनाऊं, तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल वी,
कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी स्मॉल वी। तो ये दोनों तो वॉयलेट और ये दोनों कैसे देंगे, लेकिन उसने कहा सारे कैसे हैं, तो ये वाला केस क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि इसमें तो 50-50 बन रहे हैं। बताओ ये किस किस को क्लियर होगा। तो वॉयलेट में कैपिटल वी वाला लेंगे या कैपिटल वी स्मॉल वी वाला लेंगे, कैपिटल वी वाला लेंगे, क्योंकि अगर हम स्मॉल वी वाला लेने का ट्राई करते हैं तो उसकी वजह से व्हाइट फ्लावर्स भी आते हैं, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन देयर आर नो व्हाइट फ्लावर्स, ऑल आर वॉयलेट। ओके, सो इसका क्लियर हो गया कैपिटल वी। इसका बताओ टॉल और ड्वार्फ में शॉर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, कौन कौन कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी विद रीजन, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि अगर दोनों कैपिटल टी ले लूंगा तो पहली जनरेशन में सारे कैसे आएंगे, टॉल, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन हाफ वर टॉल एंड हाफ वर शॉर्ट, दैट मींस इसका क्या होगा जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब उसने कहा था कि जेनेटिक मेकअप बताओ क्या होगा इसका, तो कौन सा ठीक होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने V से शो ना करके W से शो किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल W, कैपिटल W, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल V की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल W, क्योंकि इन्होंने W से शो किया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। बताइए किस किस को समझ आई कैसे किया, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, आगे तक के लिए ध्यान रहेगा, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे, आइदर इन योर बुक और इन योर नोटबुक प्लीज। ओके, so the next question is, I study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes। वो कह रहे हैं ऐसे बच्चे जिनकी लाइट कलर्ड आईज हैं, मतलब उनकी आंखों का कलर लाइट है, उनके पेरेंट्स की भी आंखों का कलर कैसा होगा, लाइट होगा। On this basis, can we say anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? No. We cannot tell which trait is recessive or dominant because we don't know the pair of genes of father and mother। ठीक है, पेरेंट्स का हमें पेयर ही नहीं पता, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। क्लियर है। नेक्स्ट, ये उसी के जैसा क्वेश्चन होगा ना जैसा अभी ब्लड ग्रुप वाला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर कौन से कोट कलर ज्यादा होगा, डोमिनेंट होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो हम मान के चल रहे हैं कि डॉग के ऊपर जो कोट होता है, मतलब फर्स जो होते हैं उसके, मान लो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। ठीक, हमें बस ये बताना है कि हम एक प्रोग्राम वो बता रहे हैं, फ्लो चार्ट के ऐसे बता रहे हैं कि कैसे पता चलता है कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। मान लो ब्लैक वाला डोमिनेंट है और ब्राउन वाला कैसा है, रिसेसिव। तो जो ब्लैक वाला डोमिनेंट है इसका क्या क्या बन सकता है, कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी, इसका क्या बनेगा, स्मॉल वी। ठीक है, लेकिन जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, जब हम पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो हम सिर्फ प्योर वाले लेकर चलते हैं, तो हम किसको हटा देंगे, कैपिटल बी, और इसमें सिंपल वैसा ही क्रॉस बनाकर दिखाएंगे जैसा कि हम किसके लिए बनाते हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के लिए सेम वैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पूरी इनका वो दिखा देंगे कि भाई ये फादर हो गया, कैपिटल बी आ सकता है, ये मदर हो गया, स्मॉल बी आ सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल। तो सब में हमें कैपिटल बी स्मॉल बी देखने को मिल रहा है। तो कैसे कलर आएगा कोट का, ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज डोमिनेंट। ठीक है, in F1 generation all furs will be of black color, this shows that black is dominant। फिर F2 जनरेशन भी बनाकर दिखा देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमने अभी तक सीखा था टॉल और ड्वार्फ प्लांट के लिए, पी प्लांट के लिए, वही सेम हमें अप्लाई करना है। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर में ये दिखाना है कि कैसे हम बता सकते हैं कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव।
तो हम मान के चले थे कि ब्लैक वाला डोमिनेंट है और ब्राउन वाला रिसेसिव, तो उसको हमने शो कर दिया कि जब हमने उनकी क्रॉसिंग कराई तो क्रॉसिंग कराने के बाद हमें लास्ट में फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे कैसे देखने को मिले, ब्लैक, और सेकेंड जनरेशन में 3 विल बी ब्लैक एंड 1 विल बी ब्राउन। तो जो रिसेसिव था वो फर्स्ट जनरेशन में तो छुप गया था, बट इट इज नाउ विजिबल इन सेकेंड जनरेशन। दैट मीन्स वो रिसेसिव है जो डोमिनेंट की वजह से क्या हो गया था, छुप गया था, सप्रेस हो गया था। ओके और सेकेंड जनरेशन में क्यों शो हुआ, क्योंकि उसके जैसा ही एक और उसको अलील मिल गया, स्मॉल बी मिला, इसलिए कैसा शो हो रहा है, वो ब्राउन शो हो रहा है। बताइए किससे शो किया है, कोई डाउट? So इसमें हम ब्राउन को भी डोमिनेंट लीजिए। जो एग्जांपल्स मैंने पढ़े हैं उसमें तो ब्राउन को रिसेसिव ही लिया है। आई डोंट नो अबाउट द एक्चुअल कलर, और मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ा था कि काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फल्स भी अवेलेबल होते हैं। एनी अदर डाउट? नो? नेक्स्ट देखो ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी? इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाफ कहाँ से आता है, मेल से, और हाफ कहाँ से आता है, और वो आपस में क्या बनाते हैं, पेयर्स, बिकॉज जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। तो इस तरह से इंश्योर किया जाता है। क्लियर है? कर लेंगे?